Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है, जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बेसिकली जब हम वाटर यानी पानी की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल सामने आती है कि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। और आपने ये अक्सर अपने सराउंडिंग के अंदर ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि जहाँ पानी ज़्यादा होता है लाइफ भी वहाँ ज़्यादा है। जैसे सहरा इलाके में पानी कम है तो वहाँ भी लाइफ कम है, लेकिन आपने देखा होगा दरियाओं के किनारों के नज़दीक लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सहरा। तो इस वजह से पानी ज़्यादा होगा, लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से पहली लाइन जो आपकी बुक में लिखी गई है कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड भी वाटर है, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे इसकी जो क्वांटिटी है ये वेरी करती है, कुछ में इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है 65%, और कुछ में थोड़ी ज़्यादा होती है 89%। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनमें पानी की जो क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होती है। और वो ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो ये वेरी करती रहती है, किसी में कम है किसी में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये रेंज है 65% टू 89%। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है फिगर्स। इसी तरह ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ह्यूमन टिश्यू में ये वेरी करते हैं 20% और 85%। इसकी भी रीज़न क्या है, जैसे सेल में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। इसको हम अगले पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि पानी के अंदर ही रिएक्शन क्यों होते हैं सेल में होने वाले। और अगर आप यहाँ से देखें तो वो हमारे पास टिश्यू जिसमें केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, उस वजह से उन टिश्यू के अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे हमारा ब्रेन्स, उसमें कई हज़ार केमिकल रिएक्शन होते हैं एक सेकंड के अंदर। तो इस वजह से वाटर की जो क्वांटिटी है वो ब्रेन सेल्स में ज़्यादा है, क्योंकि सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी रिएक्शन है वो पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें पानी बाकायदा हिस्सा लेता है। जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल को अगर तोड़ना हो तो हम अक्सर पानी के ज़रिए से तोड़ते हैं। अब ये पानी के ज़रिए से क्यों तोड़ते हैं, इसके रीज़न हम अगले 1-2 लेक्चर बाद डिस्कस करेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट और सुक्रोज वगैरह की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जब भी हमने मैक्रोमॉलिक्यूल को तोड़ना, मैक्रोमॉलिक्यूल से क्या मुराद है, जैसे प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो उसके यूनिट कहलाते हैं। तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में जब भी तोड़ा जाएगा तो पानी के ज़रिए से, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी के ज़रिए से तोड़ना। उसके बाद काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें पानी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, तो उसमें इसकी केमिकल इक्वेशन हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से फूड बनता है। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, जो ऐसा मटेरियल जो किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल हो वो रॉ मटेरियल कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो फूड है वो बनाने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। तो ये 6-7 जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंस। लेकिन जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वाटर की इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ती है वो 5 बड़ी हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की हैं। आज हमने सिर्फ 2 को डिस्कस करना है। तो पहली क्वांटिटी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। तो पानी मुख्तलिफ कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट का काम करता है, एज ए सॉल्वेंट। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो पानी एक पोलर कंपाउंड है। पानी पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हर वो कंपाउंड जैसे अगर हम पानी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पानी में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, यानी पोलर कंपाउंड होते क्या हैं। बेसिकली लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जैसे N और Cl। Na के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, Cl के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो NaCl को इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव आ जाता है।
कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे HCl, दो एलिमेंट जिनके दोनों ऐसे दो एलिमेंट जिनमें दोनों के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो टू कंप्लीट द वैलेंस शेल्स, उनके अंदर अक्सर शेयरिंग होती है और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, जिस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया है तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज़्यादातर क्लोरीन के पास रहते हैं। लेकिन जिस तरह सोडियम ने क्लोराइड को मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो इलेक्ट्रॉन अब क्लोराइड का ही हो गया या क्लोरीन का ही हो गया, तो इस वजह से इसके पास नेगेटिव। अब यहाँ भी ऐसे लगता है जैसे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला गया? क्लोराइड के पास चला गया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि सोडियम ने जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन का ही बन गया है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के पास गया ये हाइड्रोजन का ही है। यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं दिया। तो अगर मुकम्मल तौर पे दे तो मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज, अगर दे सही लेकिन उसके ऊपर अपनी मलकियत बरकरार रखे तो इसको हम कहते हैं आधा पॉजिटिव, कि दिया तो है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं दिया। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो है लेकिन क्लोरीन का चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर मुकम्मल ले कंप्लीट नेगेटिव, अगर ले सही लेकिन मुकम्मल ना ले, सिर्फ उधार ले, तो ये नेगेटिव। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो तो वो पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। तो वाटर भी पोलर कंपाउंड की एक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट की, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ डिफरेंट अंदाज में बिहेव कर रहा होता है। यानी आप ये कह सकते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट बिहेव्स डिफरेंटली विद डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे पोलर कंपाउंड के साथ क्या करता है, आयनिक कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ क्या करते हैं। बेसिकली एक रूल है कि हर सॉल्वेंट अपने तरह के ही कंपाउंड को डिसॉल्व लाजमी करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब चूंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है इस वजह से जो पोलर कंपाउंड है वो तो आसानी से हल हो जाएंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर कंपाउंड ड्यू टू पोलैरिटी, इनके अंदर पोलैरिटी होती है, इट इज एक्सीलेंट, जो पानी है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस। अच्छा, उसके बाद जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, हर वो चीज जिसको पानी का मालिक्यूल अट्रैक्ट करता है तो वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा अच्छे अंदाज में डिस्कस भी किया था। अच्छा, उसके बाद जैसे आयनिक कंपाउंड है, जब इनको हम पानी के अंदर रखते हैं, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, जब इसको हम पानी के अंदर रखते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पानी का मालिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है वो सोडियम को अट्रैक्ट करता है और जो उसका हाइड्रोजन वाला पोर्शन है वो क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ दो किस्म की प्रॉपर्टीज नजर आई कि एक तो पानी के अंदर ये हल भी हो गया और दूसरा लेकिन आयन के अंदर ये अलग-अलग हो गया, यानी सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गए। तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको पानी के अंदर हल किया जाता है, इट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अच्छा, उसके बाद तीसरा कंपाउंड है नॉन आयनिक सब्सटेंस। अब जो नॉन आयनिक सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज ग्रुप होता है, जैसे काफी सारे हमारे पास नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप होता है, जब उनको पानी के अंदर रखा जाता है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। अब डिस्पर्शन से क्या मुराद है, ठीक है, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक डिसोल्यूशन एक डिस्पर्शन। तो अक्सर आपने देखा होगा जिस वक्त सोडियम क्लोराइड को पानी में हल किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड हल होने के बाद हमें नजर नहीं आता, यानी पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट साफ शफाफ हो जाता है। लेकिन आपने जब डिस्परीन की गोली को पानी में डाला हो तो आप देखें तो डिस्परीन की गोली पानी में आप कह सकते हैं बिखर जाती है, लेकिन पानी उसके छोटे छोटे पार्टिकल मुकम्मल तौर पे
हल नहीं होते, क्योंकि डिस्प्रिन की गोली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। जब उसको पानी में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलहदा अलहदा हो जाते हैं, और ये पार्टिकल मूव करते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये डिस्पर्शन है। तो डेजोल्यूशन और डिस्पर्शन में क्या फ़र्क है? डेजोल्यूशन में चीज़ अपने वजूद को गायब कर देती है पानी से, और डिस्पर्शन में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो जब भी नॉन आयनिक सब्सटेंस को जिसके ऊपर चार्ज ग्रुप है पानी में रखा जाता है, वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, जो नॉन पोलर कंपाउंड है, चूंकि पोलर कंपाउंड पानी है, इस वजह से नॉन पोलर कंपाउंड यूजली पानी के अंदर हल नहीं होती, और ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो चीज़ पानी में हल नहीं होती वो सेल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर जो चीज़ पानी में हल हो उससे सेल के स्ट्रक्चर बने, तो साइटोप्लाज्म में तो 70% वाटर है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन बना देंगे, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन ही नहीं रख पाएंगी। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड है जैसे फैट्स वगैरह है या बड़े कंपाउंड प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये चूँकि हल नहीं होते, तो इस वजह से मेंटेन द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स में जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, वो सेल की सारी मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए ये कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। या सेल की जो कंपार्टमेंट है, चीज़ें हैं, वो भी ये कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये तो अभी हमने बात किया है कि पानी एज ए सॉल्वेंट किस कंपाउंड के साथ कैसे बिहेव करता है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमने लेक्चर के शुरू में स्टार्ट किया था कि ऑल द केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे पानी की मौजूदगी में होते हैं। क्यों? उसकी रीज़न हम मेंशन करने लगे। जैसे हमने ये बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब भी रिएक्शन होता है उसके लिए जो रिएक्टेंट है, जैसे मैं कहता हूँ कि A+B ये रिएक्टेंट है, ये मिलके P प्रोडक्ट बनाती, तो A+B उस वक्त तक आपस में रिएक्शन कर ही नहीं सकते जब तक इनका आपस में कोलिजन ना हो, आपस में ये टकराए ना। तो सॉल्वेंट, जब पानी एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन में, तो पानी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ मूवमेंट वाली होती है उसके टकराने के चांसेस, और जो चीज़ रैंडमली मूव, बेतरतीबी मूव कर रही होती है, उसके टकराने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चूंकि पानी के अंदर जितने भी आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा बेतरतीबी से मूव कर रहे होते हैं, उनके चांसेस टकराने के बढ़ जाते हैं। तो दे आर इन मोर फेवरेबल स्टेट। तो ये जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं या आयंस मूव कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी हालत में आ जाते हैं टू रिएक्ट विद ईच अदर कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। इसी वजह से जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं वो एक्वस मीडिया यानी पानी के अंदर होते हैं। अच्छा, दूसरी जो रीज़न है, एक तो रीज़न ये है कि पानी मॉलिक्यूल को मूव करवा के रखता है जिससे कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते। दूसरी रीज़न ये है कि जितने भी हमारे सेल के अंदर रिएक्शन है उनको एंजाइम कैटालाइज करते हैं, और एंजाइम के लिए पानी का होना ज़रूरी है। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऑल द रिएक्शन कैटलाइज बाय द एंजाइम विच वर्क इन एक्वस मीडिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी, ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी थी वाटर की, मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ मुख्तलिफ तरह बिहेव करता है, और पानी केमिकल रिएक्शन के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी दो बड़ी हमने रीज़न डिस्कस की कि पानी मॉलिक्यूल्स को मूव करवाता है और पानी एंजाइम के लिए ज़रूरी है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई वाटर इज़ नीडेड फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, तो आपने ये 2 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। उसके बाद पानी के अंदर सलाहियत ये है कि वो आयोनाइज हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी जिस तरह पानी स्प्लिट करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन बनाता है, इसी तरह हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर पानी भी बना सकते हैं। और एक नॉर्मल कंडीशन में ये यूजुअली एक्विलिब्रियम पर होते हैं। एक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि अगर 10 मॉलिक्यूल टूट के हाइड्रोजन आयन और OH आयन बना रहे हैं, तो इतने ही हाइड्रोजन और OH आयन मिलके 10 मॉलिक्यूल वाटर के बना रहे होते हैं। तो ये इसको क्या हम कहते हैं, ये एक्विलिब्रियम मेंटेन है। अच्छा, एक आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना है कि अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर यानी 25 सेंटीग्रेड हो और प्योर वाटर हो, और प्योर वाटर का हम अगर 1 लीटर लें, तो 1 लीटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की अमाउंट है वो 10-7 मोल्स है। इसी तरह जो हाइड्रोक्सल आयन की अमाउंट है वो 10-7 मोल्स है। तो पानी के अंदर सलाहियत ये है कि वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन के अंदर ये डिसोसिएट होता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन है ये काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर
हर चीज़ की pH का मेंटेन रहना ज़रूरी है। तो बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन सेल के अंदर pH को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये काफ़ी सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल सेल में काफ़ी सारे रिएक्शन है जिसमें H आयन भी इस्तेमाल हो रहे हैं और OH आयन भी इस्तेमाल। अगर पानी के अंदर ये आयनाइजेशन की एबिलिटी ना होती तो हाइड्रोजन आयन ना बनते और हाइड्रोजन आयन का जो इस्तेमाल है वो सारा रुक जाता है। तो ये दो बड़ी प्रॉपर्टी हैं जो आज हमने डिस्कस की। आगे तीन प्रॉपर्टी रह गई हैं, एक हीट कैपेसिटी है, एक वेपोराइजेशन की जो हीट है वो है, एक प्रोटेक्शन है। इन तीन प्रॉपर्टी को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से इस पोर्शन से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह आ जाता है। राइट डाउन द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी एंड आयनाइजेशन ऑफ वाटर को डिस्कस करें, या फिर ये आ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर नोट लिखें। उसके बाद सॉल्वेंट प्रॉपर्टी में दो डिवीजन आपने करनी है। पहले मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ वाटर किस तरह बिहेव करता है और बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन के एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.